हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हुई और हम लेकर आए हैं आपके लिए एक जो मास हमारा टेस्ट सीरीज था। इसका जो मेगा टेस्ट था उसके सॉल्यूशन की भी सीरीज आपके पास रहेगी। मैं लेकर आया हूँ आपके पास में बॉटनी का जो पार्ट था उसका सॉल्यूशन। जो सिलेबस हमने रखा था बॉटनी का उसके अंदर सेल पूरी यूनिट थी, सेल की, सेल का, सेल बायोलॉजी, इवन बायोमोलिक्यूल, इवन सेल डिवीजन वाला पार्ट। फिर इसके अंदर हमने फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट फिजियोलॉजी पूरी थी। एनाटॉमी वाला पार्ट लिया गया था। तो ये सारा का सारा पार्ट था आपके सामने। देन इसके एक एक क्वेश्चन का मैं कंप्लीट सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आया हूँ। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 यानी 101 से। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भी है, आपके पास भी पेपर रहेगा। क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्रोमोसोम शेल बी प्रेजेंट इन डिप्लॉयड सेल एट माइटोटिक एनाफेज इफ इट्स एग सेल हैज 20 क्रोमोसोम्स। तो एक अच्छा क्वेश्चन है। वो जानना चाह रहे हैं कि एक कोई एग सेल, मान लीजिए वो ये एग सेल, ये देख, वो बोल रहे हैं कि इस एग सेल के अंदर 20 क्रोमोसोम्स हैं, यानी इसके पास 20 क्रोमोसोम है। और एग सेल कैसा होता है? हेप्लॉइड, 20 क्रोमोसोम है इसके पास। वो जानना चाह रहे हैं कि इसके डिप्लॉयड सेल के माइटोटिक एनाफेज में कितने क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे। पहली बात तो ये है कि ये अगर हेप्लॉइड सेल है तो इसका जो मियोसाइट था, मियोसाइट, उसमें कितने क्रोमोसोम रहेंगे? डिप्लॉयड है, ट्वाइस है, और कितने रहेंगे? इससे दुगना है, यानी 40 क्रोमोसोम रहेंगे। ये तो इसका हिसाब हो गया कि हमारे पास जो डिप्लॉयड सेल है उसमें कितने क्रोमोसोम मिलने वाले? 40 क्रोमोसोम। अब इस डिप्लॉयड सेल के माइटोटिक एनाफेज यानी एनाफेज तक हमें लेकर जाना है इसको। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इस सेल का, इस डिप्लॉयड सेल का क्या करेंगे? सबसे पहले हम इंटरफेज में जाएंगे, यानी G1 S और G2 फेज। वहां पर क्रोमोसोम की संख्या चेंज नहीं होती। तो इंटरफेज, पूरा इंटरफेज जब मैं क्रॉस करूंगा तब क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होगा, 40 का 40 रहेगा। देन हम आएंगे प्रोफेज पर। प्रोफेज पर, प्रोफेज में भी क्रोमोसोम की संख्या चेंज नहीं होने वाली, 40 की 40 ही रहने वाली। फिर प्रोफेज के बाद हम आएंगे मेटाफेज पर। और मेटाफेज पर ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये मेटाफेजिक प्लेट पर अरेंज हो जाएंगे। ये सबसे बेस्ट स्टेज है नंबर गिनने की, और जब हम नंबर गिनेंगे तो हमें 40 मिलने वाले, 40 मिल जाएंगे। मेटाफेज के बाद हम आएंगे एनाफेज पर, जिसके बारे में हमसे पूछा गया है। एनाफेज, एनाफेज पर आएंगे। तो एनाफेज में क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेर, सेंट्रोमेर का स्प्लिटिंग होता है। और हर एक क्रोमोसोम जो कि दो क्रोमेटिड वाला था उसका स्प्लिटिंग होगा, यहाँ से टूट जाएगा आधे, मतलब हर, अब मुझे क्या मिलने वाले हैं? डॉटर क्रोमोसोम्स मिलने वाले हैं। हर एक क्रोमोसोम एक एक क्रोमेटिड का रहेगा, जो कि फ्यूचर सेल के क्रोमोसोम बनने वाले हैं। तो अगर 40 क्रोमोसोम को मैं मेटाफेज पर जमाऊंगा और हर एक का आधा करूंगा तो ये 40 का दुगना यानी 80 क्रोमोसोम बन जाएंगे। ये एक छोटा सा इवेंट है। देखिए, माइटोसिस में एनाफेज सबसे छोटा इवेंट है टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से अगर बात की जाए। ये वो सबसे छोटा सा एक फेज है, और पूरे माइटोसिस के ड्यूरेशन में सिर्फ इसी जगह पर क्रोमोसोम का नंबर दुगना हो जाता है। तो अगर 40 क्रोमोसोम्स हैं तो थोड़ी ही देर के लिए सही नंबर दुगना हो जाएगा एंड इट विल बिकम 80। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 80। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके अच्छे थॉरो स्टडी, थॉरो नॉलेज मांगते हैं, हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। ये पहला क्वेश्चन हुआ। अनदर वन, सेकंड क्वेश्चन 102। वो बोल रहे हैं सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। कुछ मैच दिए, इनमें से इनकरेक्ट मैच जानना चाहते हैं। अपन देखते हैं एक एक करके क्या मैच दिए। RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक सिंथेसाइज, सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स। तो RER वो तो राइबोसोम रख रहा है, तो प्रोटीन की बात करेगा। स्टेरॉइड हार्मोन जो है वो तो लिपिड वाला डेरिवेटिव है, इसलिए ये तो गलत है, ये सही मैच नहीं है। अच्छा, इसने इनकरेक्ट ही पूछा था, तो ये वाला इनकरेक्ट है। बचे हुए को भी देख लेते हैं। गोल्गी अपरेटस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स। हाँ, ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसिडेशन, ग्लाइकोलिपिड फॉर्मेशन होता है गोल्गी अपरेटस का। मीसोसोम, ये हमें प्रोकैरियोट में मिलने वाले हैं। और मेसोसोम्स इनफोल्डिंग्स रहते हैं सेल मेम्ब्रेन की, और वो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन मदद करेंगे। न्यूक्लियोलस, सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आ रहे हैं। तो न्यूक्लियोलस क्या है? राइबोसोमल फैक्ट्री है। राइबोसोम काय का बनेगा? राइबोसोमल RNA और प्रोटीन का। तो उसको बनाने का काम कौन करके देता है? न्यूक्लियस।
न्यूक्लियोलस, यानी ये भी करेक्ट है। हमसे पूछा है इनकरेक्ट, तो आंसर हो जाएगा करेक्ट ए। क्वेश्चन नंबर 102, इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 103, एक फिगर, एक डायग्राम दिया आपको एनसीईआरटी का, वो बोल रहे हैं द फिगर बिलो shows 3 phases of mitosis, 3 phases दिए डायग्रामेटिकली। Select the option giving correct identification together with the correct event। इसमें वे करेक्ट आइडेंटिफिकेशन देखना और करेक्ट इवेंट क्या ये भी देखना है। सारे डायग्राम देख लेते हैं कि चल गए हम। ए पहला वाला ऑप्शन चूज किया मैंने, सी, यानी इस पर फोकस करना सी मुझे। सी टीलोफेज है, न्यूक्लियर एनवेलप असेंबल्स अराउंड द क्रोमोसोमल क्लस्टर, ये क्रोमोसोम क्लस्टर। ये तो सही दिख रहा है मुझे। कैसे सही है? मुझे करेक्ट ही चाहिए, ये बात करेक्ट दिख रही। बी वाला वो बोल रहा है एनाफेज है, गलत बात है, एनाफेज नहीं है, वो तो मेटाफेजिक प्लेट पर जमा हुआ है, इसलिए बी वाला ऑप्शन तो गलत है। सी, ऑप्शन सी, उसमें ए पर बात की गई, ये रहा ए। क्या बोल रहे हैं? प्रोफेज है, हाँ प्रोफेज है, दिख रहा है प्रोफेज है। क्रोमोसोम्स गेट फुल्ली कंडेंस, तो क्रोमोसोम में, सॉरी, प्रोफेज में क्रोमोसोम कंप्लीटली कंडेंस नहीं होते हैं, बल्कि कंडेंसेशन थ्रू आउट प्रोफेज चलता रहता है और कंडेंसेशन कंप्लीट होता है मेटाफेज में। तो ये वाली बात गलत हो जाएगी, फुल्ली नहीं, पार्शियली रहेगा। सी वाला डायग्राम फिर उठाता हूँ मैं, ये सी वाला, वो बोल रहे हैं कि ये मेटाफेज है। नहीं साहब, मेटाफेज में तो मेटाफेजिक प्लेट दिखती है, मेटाफेज नहीं है। करेक्ट ऑप्शन पूछा उन्होंने, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 103 में करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट 104, 104, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग एनाफेज। एनाफेज के रिगार्डिंग क्या सत्य है, मुझे ये देखना है, तो देख लेते हैं इसको। देखिए, सेल डिवीजन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर पिछले साल 7 क्वेश्चन आए थे नीट में, इसलिए इस पर इसकी अच्छी प्रैक्टिस होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग एनाफेज। एनाफेज के रिगार्डिंग हम जानना चाहते हैं कि क्या सत्य है। ईच क्रोमोसोम मूव टुवर्ड इक्वेटोरियल प्लेट, ईच क्रोमोसोम मूव टुवर्ड इक्वेटोरियल प्लेट, नहीं साहब, ये तो मेटाफेज का फीचर है, गलत बात है। सेंट्रोमेयर ऑफ ईच क्रोमोसोम्स इज टुवर्ड इक्वेटर, नहीं साहब, जब वो मूव करते हैं तो सेंट्रोमेयर पोल की तरफ होते हैं, सेंट्रोमेयर पोल की तरफ होते हैं, पोल की तरफ होते हैं, गलत बात। देन सेग्रीगेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स ऑकर, सेग्रीगेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम नहीं होता है, बल्कि सेंट्रोमेयर का स्प्लिटिंग होता है और जो क्रोमेटिड्स हैं उनका सेपरेशन होता है, तो ये वाली बात भी गलत है। डॉटर क्रोमोसोम्स मूव टुवर्ड अपोजिट पोल, हाँ, वो सेंट्रोमेयर की स्प्लिटिंग के बाद जो डॉटर क्रोमोसोम बनते हैं वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करती है, सही बात है। हमें क्या चाहिए था? विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, ट्रू चाहिए था, तो 1, 2 और 3 तो गलत है, यानी ये वाला ऑप्शन नहीं है। 3 और 4 भी नहीं है, 1, 3, 4, 1 नहीं, ये भी नहीं है। ओनली 4, सिर्फ 4th वाला करेक्ट है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 104 में करेक्ट आंसर डी है। नेक्स्ट अगला हमारा है 105 पर, बोल रहा है विच पेयर इज रॉन्ग। फिर कुछ पेयर देके रखिए, उससे पूछ रहा है कि कौन से पेयर रॉन्ग है, देख लेते हैं। जाइगोटिल, इसमें सिनेप्सिस होता है, सिनेप्टोमिमल कॉम्प्लेक्स बनता है, ये सही बात है। तो पेकिटिल, यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर वाला इवेंट होता है और जीन का एक्सेस होता है, करेक्ट बात है। डायकाइनेसिस, इसमें टर्मिनलाइजेशन होता है और टिप पर क्रोमोसोम्स का जंक्शन बन जाता है, ये भी सही बात है। मियोसिस फर्स्ट में डिवीजन ऑफ सेंट्रोमेयर, तो डिवीजन ऑफ सेंट्रोमेयर जो होता है वो एनाफेज सेकंड में होता है, यानी मियोसिस सेकंड में होगा, फर्स्ट में नहीं होगा, ये वाली बात गलत है। रॉन्गली मैच पूछा था, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 108, 108 वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या बोल रहे हैं 108 वाला, समझते हैं। फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, क्या क्या देख लेते हैं। 108 देखते हैं। दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, हाँ, ये ऐसा होता है कि वो कंटिन्यू रहते हैं। इज इन्वॉल्व इन सीक्रेशन, स्टोरेज एंड पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, ये गोल्गी बॉडी का फीचर है। गोल्गी बॉडी सीक्रेशन में स्टोरेज और पैकेजिंग ऑफ मटेरियल के लिए करता है। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड इन एनिमल सेल, सही बात है, स्मूथ है, रफ होता तो प्रोटीन बनाता है। लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन एसजीआर, हाँ, स्मूथ के अंदर ही लिपिड लाइक हार्मोन बनेंगे। तो फंक्शन में कौन कौन सा आ जाएगा? फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। 108 के बाद 109 पर बात कर लेते हैं, सॉरी 115, 115,
$115 115। अब ये जो 114 114 वाला क्वेश्चन गया, इस पर थोड़ा सा मुझे चीज़ों समझ में आ रही है कि उसमें पूछा है फंक्शन की बात की है। अगर मैं फंक्शन पर जाऊँ तो दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। ये उसका स्ट्रक्चर है। 1 मिनट के लिए देखा जाए तो इसका फंक्शन नहीं, 1 मिनट के लिए देखा जाए। सेकंड, इज इन्वॉल्व इन सीक्रेशन स्टोरेज, ये वाली इसका काम नहीं। थर्ड, द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड इन एनिमल, ये वाला है। लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन एशियन, ये वाला भी है। करेक्ट आंसर ईमानदारी से होना चाहिए थर्ड और फोर्थ। लेकिन चूंकि इस आंसर की में इस आंसर्स में थर्ड और फोर्थ नहीं दिया है, तो फिर मुझे ऐसा आंसर नहीं चुनना है जिसके अंदर सेकंड वाला इसमें मतलब ये नहीं चुनना है, और ओनली थर्ड भी नहीं चुनना है क्योंकि फोर्थ भी सही है ना, ये भी नहीं चुन सकता मैं। अब फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट तो गलत बात ही, और क्योंकि थर्ड भी सही, थर्ड वाला भी सही है, इसलिए थर्ड वाला सही है, इसलिए ये भी नहीं चुन सकता मैं। अब एक ऑप्शन इसमें दिया है फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। अगर इसके अंदर उसने किसी ऑप्शन में सिर्फ थर्ड और फोर्थ दिया होता, कभी ऑप्शन में उसने थर्ड और फोर्थ दिया होता तो थर्ड और फोर्थ ज्यादा सही होता। लेकिन चूंकि उसने थर्ड और फोर्थ नहीं दिया है, फर्स्ट में इंक्लूड किया है, और हमारी मजबूरी है कि इन चार में से एक को चुनना है, इसलिए सही क्या है हमें इससे लेना देना नहीं, हमें इन चार में से मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है इससे लेना देना है। ये इस बात की भी प्रैक्टिस है कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं, उनमें हो सकता है सही कोई बात दूसरी हो, लेकिन हमें सही क्या है उससे कम मतलब उन चार में से मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है इससे ज्यादा मतलब होता है, इसलिए हमें फिर आंसर लगाना पड़ेगा डी। ये मैंने और आपसे एडिशनल बातें कर ली। 115 की बात कर लेते हैं। वो बोल रहे हैं given below are two statements, one is labeled as assertion and other is labeled as reason। दिए assertion समझते हैं। assertion में बोल रहा है कि एब्सिसिक एसिड causes closure of stomata। हाँ, ये एब्सिसिक एसिड स्टोमेटा के क्लोजर के लिए स्ट्रेस हार्मोन है, कभी स्ट्रेस की कंडीशन आएगी तो ये वाला काम करके देता है, सही बात। रीजन में बोल रहा है वो एब्सिसिक एसिड फंक्शंस इन एब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस एब्सेंस से तो कोई लेना देना नहीं है, यानी उसकी एब्सेंस में भी एब्सिसिक एसिड फंक्शंस इन एब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के एब्सेंस में फंक्शन कर लेंगे, ये बात भी सही है। तो इन द लाइट ऑफ आवर स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो मैंने जैसे पहले भी बताया था आपको कि हमें बिकॉज करके क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। एजर्शन पढ़ा हमने, एब्सिसिक एसिड कॉजेज क्लोजर ऑफ स्टोमेटा बिकॉज एब्सिसिक एसिड फंक्शन इन द एब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो बिकॉज करके नहीं आ रहा है, इसलिए बोथ ए एंड आर करेक्ट और आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 115। इसके बाद एक अगला क्वेश्चन आ रहा है 116। फिर स्टेटमेंट दी, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। फर्स्ट स्टेटमेंट है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिक्वायर एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन डोनर। नॉन साइक्लिक के लिए मुझे एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन डोनर लगता है, हाँ लगेगा, बिल्कुल सही बात है। और वो कौन सा रहेगा, वो रिएक्शन में वाटर का हाइड्रोलाइसिस या फोटोलाइसिस बोलना चाहिए अच्छी तरह। पानी टूटेगा, किस चीज में टूटता है, प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में और नेसेंट ऑक्सीजन में। तो ये इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाता है, मतलब एक्सटर्नल सोर्स ये इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, ये सही बात है। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहे हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर रिलीज इलेक्ट्रॉन दैट प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन टू पीएच। भी बता ही दिया मैंने आपको, ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 117। FeDH2 इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फॉलोइंग रिएक्शन। ये किस रिएक्शन में FeDH2 बनता है? सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बनते समय, हाँ सक्सिनिक से फ्यूमेरिक एसिड बनते समय FeDH2 बनता है। फ्यूमेरिक एसिड से मैलिक एसिड, यहाँ तो हाइड्रेशन होता है या नहीं होता है। सक्सिनाइल कोएंजाइम में से सक्सिनिक एसिड, यहाँ तो ATP बनता है, वही से ये FeDH2। आइसोसाइट्रिक एसिड टू ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, नहीं साहब, आइसोसाइट्रिक एसिड और ऑक्सैलोएसिटिक बहुत अलग अलग है। साइट्रिक एसिड बनता है आइसोसाइट्रिक एसिड, और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड तो मतलब यहाँ पर बनेगा क्या, FeDH2 नहीं बनेगा, बल्कि क्या बन जाएगा यहाँ पर बन जाएगा NaDH प्लस H पॉजिटिव।
यानी ये भी गलत बात है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। एक ही जगह बनता है FADH2 और रिएक्शन आपको याद रखना चाहिए। 118 118 वो बोल रहे हैं, फिर वो स्टेटमेंट बेस्ड है। select incorrect statement. Each photosystem has all the pigments except one molecule of chlorophyll A. अगर आप फोटो सिस्टम लोगे और उसमें क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल ही नहीं लोगे, फिर रिएक्शन सेंटर ही नहीं लोगे, तो किस बात का फोटो सिस्टम? ये तो गलत बात। फिर बोल रहे हैं वो एक्शन स्पेक्ट्रा इज ग्रेटर इन ब्लू इन रेड लाइट। हाँ, इसी जगह पर अच्छा फोटोसिंथेसिस होता है, सही बात है। क्लोरोफिल ए एंड बी आर पिगमेंट्स एसोसिएटेड विद फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल सही बात है। ये पिगमेंट्स हैं और ये फोटोसेंसिटिव पिगमेंट फोटोसिंथेसिस में रिक्वायर्ड है। पीएच सेकंड इज इन्वॉल्व इन इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। हाँ, पीएच सेकंड से ही फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, ऑक्सीजन इवॉल्व होता है। मुझे इनकरेक्ट सुनना था, इनकरेक्ट है ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 180 इसके बाद एक अगला क्वेश्चन आ रहा है 119। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन फीचर बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल के लिए क्या कॉमन फीचर है? बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको भी। रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्रेब साइकिल में तो कार्बन डाइऑक्साइड मुझे कॉमन चाहिए, दोनों में हो। क्रेब साइकिल के अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, 2 स्टेजेस में निकलती है एक साइकिल में, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस में नहीं निकलती, ये नहीं है कॉमन। फॉर्मेशन ऑफ FADH2 अभी अपनों ने पढ़ा कि FADH2 मिलेगा मुझे क्रेब साइकिल में तो मिल जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस में नहीं मिलेगा, ये कॉमन बात नहीं है। साइट ऑफ प्रोसेस, अगर मैं ग्लाइकोलाइसिस की बात करूं तो वो साइटोप्लाज्म में होता है, और अगर मैं क्रेब साइकिल की बात करूं तो वो माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रोमा में होता है ना, साइट से नहीं है, कॉमन बात नहीं है। डी हाइड्रोजनेशन यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाँ ये वाला काम होता है दोनों जगह पर। देखो कैसे होता है दोनों जगह पर NADH+ पॉजिटिव बनते हैं दोनों जगह पर, इसलिए ये कॉमन बात है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 119 नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 129। 129 में बोल रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ कंटेन डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल, कॉमा राइबोसोम एंड क्लोरोफिल पिगमेंट। वो बोल रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ दोनों कंटेन डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA। हाँ ये मिलता है, बिल्कुल सही बात है। और राइबोसोम, हाँ दोनों में 70 टाइप का राइबोसोम मिलते हैं, सही बात है। एंड क्लोरोफिल पिगमेंट दोनों में नहीं मिलेगा, मुझे क्लोरोप्लास्ट में तो मिल जाएगा लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को नहीं मिलेगा। रीजन में बोल रहे हैं वो राइबोसोम्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर स्मॉलर देन प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। नहीं साहब, सब में क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोकैरियोट सब में 70S टाइप का राइबोसोम देखने को मिलता है, यानी ये वाली बात भी गलत है। तो बोथ A and R आर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 130। एक डायग्राम आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये डायग्राम NCERT में दिया हुआ है। लाइन डायग्राम रिप्रेजेंटेड बिलो इज द Z स्कीम या Z स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस, बोलते हैं Z स्कीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द प्रोसेस, यानी इस प्रोसेस के लिए मुझे क्या चुनना है? करेक्ट वाला ऑप्शन चुनना है। ऑप्शन ए बोल रहा है दिस प्रोसेस ऑकर इन द स्ट्रोमा लेमेली एज वेल एज ग्रेना लेमेली। नहीं साहब, स्ट्रोमा लेमेली में ये देखने को नहीं मिलेगा, वहाँ तो सिर्फ साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, ये तो नॉन साइक्लिक है, ये मुझे ग्रेना लेमेली में तो मिल जाएगा लेकिन स्ट्रोमा लेमेली में नहीं मिलेगा, ये वाला गलत बात है। बी में बोल रहा है इन द पार्ट सी, कहाँ है भाई सी वाला पार्ट? ये डी, ये वाला सी वाले पार्ट से बात कर रहा है, ठीक है। इन द पार्ट सी ऑफ दिस स्कीम द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अपहिल। नहीं साहब, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डाउन हिल है, नीचे आ रहा है, ये अपहिल वाली बात गलत है, यानी स्टेटमेंट भी गलत है। नेक्स्ट प्रोसेस बी, प्रोसेस बी ये रहा, प्रोसेस बी, ये प्रोसेस बी ऑफ दिस स्कीम रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ वन ऑफ द नेट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? वन ऑफ द नेट प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? एक मुझे ग्लूकोज मिल जाएगा और ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलता है। यहाँ पर क्या होता है? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है और वाटर टूटता है किस किस में? प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, और उनमें से ऑक्सीजन मिल जाता है।
ऐसे ही किसी दूसरी जगह पर और नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगा, ये मिलकर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बनाएंगे और एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। ये वाली बात तो सही दिख रही है मुझे। डी वाला और देख लेते हैं। प्रोसेस ए, प्रोसेस ए कहाँ है? ये रहा प्रोसेस ए। बोल रहा है प्रोसेस ए ऑफ दिस स्कीम ऑकर ऑन द इनर साइड ऑफ द ग्रेनल थाइलेकॉइड। नहीं साहब, अगर मैं ग्रेनल थाइलेकॉइड को ड्रॉ करूँ, ग्रेनल थाइलेकॉइड मैंने ड्रॉ किया, तो ग्रेनल थाइलेकॉइड में बाहर की तरफ मिलता है मुझे, यानी इनर साइड ऑफ ग्रेनल थाइलेकॉइड नहीं है, यानी ल्यूमन साइड वाला नहीं, ये बाहर की तरफ मिलता है। तो ये वाली बात गलत है। मुझे चाहिए था विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट चाहिए था। करेक्ट आंसर सी 130। एक्सक्यूज मी, 130 के बाद 131, 131। वो बोल रहे हैं कि रीड द फॉलोइंग कैरेक्टर्स ऑफ C4 प्लांट। C4 प्लांट के कैरेक्टर पढ़ना है, पढ़ते हैं और पढ़कर क्या करना है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से मुझे करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। बंडल शीथ सेल्स, ए बंडल शीथ सेल हैव लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, सही बात है। थिक वॉल साइन की दीवारें मोटी होती है, डिफ्यूजन ना हो। लो इंटरसेलुलर स्पेस, ऑक्सीजन छुपकर भी ना बैठ जाए, ये वाली बात भी सही। तो ये तो सही बात है मुझे। ए बी, ऑक्सलो एसिटिक एसिड यानी OAA फॉर्म इन बंडल शीथ सेल्स। नहीं यार, ये तो मेसोफिल सेल में बनता है, ये तो गलत बात है। प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इज PEP प्रेजेंट इन मेसोफिल सेल्स, ये वाली बात सही लिख रही है। मेसोफिल सेल्स लेक रुबिस्को एंजाइम, ये वाली बात भी सही है। मेसोफिल सेल्स के अंदर रुबिस्को नहीं होता, बल्कि वहां पर होता है पेप्टेज। तो करेक्ट कौन कौन से होगा? A, C और D। A, C और D करेक्ट आंसर हो जाएगा। 131। आफ्टर 131 लेट्स प्रोसीड टू 132। 132 की बात करेंगे। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स गिवन हियर? also work out the process depicted in the step। तो अपनों को क्या करना है कि इसके अंदर ये जो स्टेप्स दिए हैं, हाँ, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस, इनका करेक्ट सीक्वेंस पता लगाना है। पहले देख ले कौन कौन से स्टेप्स हैं। पहला, मैं इसकी बात कर रहा हूँ फर्स्ट। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल ऑफ द सेल, क्रोमेटिड्स डू नॉट सेपरेट। ये कब की बात है? ये बात है होमोलॉगस क्रोमोसोम मतलब एनाफेज फर्स्ट की बात है। एनाफेज फर्स्ट में ये वाला काम होता है, एनाफेज फर्स्ट। सेकंड वाले की बात कर रहा हूं मैं, इसमें क्या हो रहा है? क्रोमोसोम्स गैदर टुगेदर एट द टू पोल्स ऑफ द सेल एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिफॉर्म। ये बात हो जाएगी, मतलब एनाफेज फर्स्ट की बात हो गई, क्रोमोसोम्स गैदर टुगेदर, उसने क्रोमोसोम बोला है, क्रोमेटिड नहीं बोला है। ये बात हो रही है टीलोफेज। कौन सी टीलोफेज? टीलोफेज फर्स्ट की बात हो रही है। इसकी बात करता हूँ, थर्ड वाला स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पेयर एंड एक्सचेंज सेगमेंट्स, ये बात हो रही है प्रोफेज 1 की, क्योंकि ये काम चलता है कहाँ पर? ये काम चलता है आपका पैकेटिंग में। इसकी बात कर रहा हूँ फोर्थ वाले स्टेटमेंट की, फोर्थ की। वो बोल रहा है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स अलाइन ऑन अ सेंट्रल प्लेट, यानी वही मेटाफेजिक प्लेट पर होमोलॉगस क्रोमोसोम जमेंगे। ये बात हो रही है मेटाफेज फर्स्ट की बात हो रही है। अब हमें चाहिए करेक्ट सीक्वेंस। तो अपनों को पता है पहले होता है प्रोफेज 1, फिर मेटाफेज 1, फिर एनाफेज 1, फिर टीलोफेज 1। प्रोफेज 1 यानी थर्ड पहले आएगा, थर्ड यहाँ पर पहले है और कहीं पर भी पहले नहीं। इसका मतलब है कि हम इधर ही बढ़ सकते हैं, यानी ये थर्ड हो गया क्या? प्रोफेज 1। देन आएगा बेटा फेज मतलब फोर्थ, बेटा फेज मतलब फोर्थ, सही बात है। देन आएगा एनाफेज 1 यानी फर्स्ट, यानी सही बात है। फिर आएगा टीलोफेज 1 यानी सेकंड, सही बात है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। इन बढ़िया क्वेश्चन। 132। इसके बाद हम बढ़ रहे हैं 148, 148 की बात कर रहे हैं। क्या बोल रहा है 148? Which scientists studied purple and green bacteria to demonstrate that photosynthesis is essentially a light-dependent reaction in which hydrogen from a suitable oxidizable compound reduces carbon dioxide to carbohydrate। ये एक्चुअल में पर्पल एंड ग्रीन माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, वेन नील, ये उनका काम है, वेन नील का। वेन नील ने ये वाली बात आपको बताई थी
और यहीं से उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि जिस तरह से बैक्टीरिया हाइड्रोजन डोनर के रूप में कोई हाइड्रोजन का कंपाउंड ले रहे हैं और अदर पार्ट को रिलीज कर रहे हैं, ऐसे ही इन्होंने सजेस्ट किया था कि हो सकता है हायर प्लांट्स वाटर को हाइड्रोजन डोनर के रूप में यूज कर रहे हैं और ऑक्सीजन लिबरेट कर रहे हैं। तब से फोटोसिंथेसिस इक्वेशन भी बदल गई थी। ये काम है वेन नील का। एंजल मैन ने तो हमें बताया था कि रेड और ब्लू लाइट ज़्यादा इफेक्टिव फोटोसिंथेसिस के लिए। जूलियस फॉन्सेक ये स्टार्स का डिपोजिशन बता रहे थे फोटोसिंथेसिस के बाद में सेल में। इंजन हाउस इन्होंने जोसेफ प्रेस्ले के एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया था और साथ में ये भी बताया था कि प्लांट पे जो ग्रीन पार्ट है वहां से ऑक्सीजन रिलीज होती है। ये वाला जो सब कुछ लिखा है ये वेन नील के साथ एसोसिएटेड। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। देन 149 अगला क्वेश्चन, रीड द स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। ये आपके कुछ स्टेटमेंट दिए हैं क्वेश्चन, ठीक है, ये स्टेटमेंट दिए आपको और वो पूछ रहे हैं कि क्या पूछ रहे हैं, रीड द स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द थाइलेकॉइड। प्रोटॉन ग्रेडियंट थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के अक्रॉस होता है, सही बात है। अब वो क्या जानना चाह रहे हैं, करेक्ट नहीं के पहले समझ लेते हैं। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर टुवर्ड्स ल्यूमन ऑफ थाइलेकॉइड, हाँ ये सही बात है, ल्यूमन के साइड पर होता है फोटोलाइसिस जिससे प्रोटॉन एक्यूमुलेट होने लगते हैं ल्यूमन के। शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम ल्यूमन टू स्टोमा थ्रू PQ, नहीं साहब, वो तो शिफ्टिंग जो होती है वो तो कपलिंग फैक्टर नॉट से होती है, गलत बात है। रिडक्शन ऑफ NADP प्लस टू NADPH प्लस H पॉजिटिव बाय NADP रिडक्टेज, तो ये सही बात है, NADP रिडक्टेज एंजाइम्स होती है। आज की तारीख में नया नाम जो एनसीईआरटी ने इसको दिया वो दिया है SNR, फेरिडॉक्सिन NADP प्लस रिडक्टेज एंजाइम, यानी ये वाली बात भी सही है, ये सी भी सही है। देन शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम स्टोमा टू ल्यूमन थ्रू PQ, हाँ ये वाला काम होता है, PQ ये चेंज हो जाता है PQH2 में, तो प्रोटॉन ले लेता है वो कहाँ से, स्टोमा से ले लेता है, ये वाली बात भी सही है और ये वाली बात भी सही है। अब पढ़ते हैं क्या करती है, A, B and C आर करेक्ट, नहीं साहब ये करेक्ट नहीं है। A, B and D आर करेक्ट, A, B नहीं तो गलत है, ये वाली बात भी गलत है। A, B, C and D आर करेक्ट, नहीं ये वाला गलत है, तो गलत बात है। D वाले में ओनली B इज इनकरेक्ट, हाँ साहब सिर्फ B इनकरेक्ट है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा D, सिर्फ B इनकरेक्ट है। अनदर वन, क्वेश्चन नंबर 150 150, वो बोल रहे हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ ATP फॉर्म थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इन क्रेब साइकिल इफ द सबस्ट्रेट इज 3PgAl। अगर मैंने 3PgAl लिया है, 3PgAl लिया है, तो फिर मैं जब क्रेब साइकिल में इसको चलाऊंगा तो एक ही बार क्रेब साइकिल चल पाएगी, वहां पर मुझे 3 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे NADH प्लस H पॉजिटिव के, 2 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे मुझे FADH2 के, और ATP एक ATP मिल जाएगी। वो बोल रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ATP कैलकुलेट करते हैं अपन फ्रॉम फॉर्म थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से जानना चाह रहा है वो, लेकिन ये जो एक ATP मुझे मिलती है ये मैं काउंट नहीं करूंगा क्योंकि ये SLP है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, जबकि वो चाह रहा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इन क्रेब साइकिल सबस्ट्रेट 3 तो इनसे मिलेंगे मुझे हर एक से 3, तो 3 3 जा 9 यानी 9 ATP मुझे इससे मिल जाएगी, हर एक से 2 यानी 2 2 जा 4 4 इससे मिल जाएगी, 9 + 4 नो सॉरी एक मिलेगी, 2 बार क्रेब साइकिल चलेगा तो 2 मिलेगी, एक बार चलेगा तो 1 मिलेगी, यानी 2 इससे मिल जाएगी मुझे 2, 9 + 2 11 ATP मिल जाएगी मुझे, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, एक बार क्रेब साइकिल चलाएंगे तो। 151 151 क्वेश्चन नंबर है और इसके साथ उन्होंने ग्राफ लिंक किया है। Which of the following graph correctly represent the variation in value of PQ RQ in a respiratory quotient when initially respiratory substrate was carbohydrate, then fat, and after that protein। अब बायोलॉजी का बच्चा ग्राफ देख के थोड़ा समझ जाता है, जबकि ग्राफ उसकी मदद करता है चीजों को समझने। अब अपन देखेंगे आरक्यू की अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट के लिए कितना होता है 1, फैट के लिए कितना होता है 0.7 जनरली, और प्रोटीन की भी कितना होता है 0.9, यानी पहले ज्यादा है
फिर कम है, फिर बढ़ गया, लेकिन बड़ा है तो पहले वाले से कम बड़ा, एक से छोटा। एक एक करके बात करते हैं। पहले वाला देखते हैं, ये मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट वाला ले लीजिए, इसे एक पकड़ लो, ये एक है। फिर वो बोल रहा है कार्बोहाइड्रेट के बाद क्या लिया है तुमने, मैंने फैट लिया है, तो कम होना चाहिए, हो रहा है। फिर बोल रहा है वो कि प्रोटीन है, बढ़ना चाहिए, तो बढ़ रहा है, लेकिन एक से ज्यादा थोड़ी बढ़ना चाहिए, एक से ज्यादा थोड़ी बढ़ना चाहिए, क्योंकि 0.9 कम ही रहना चाहिए। नहीं, ये वाली बात गलत है। इधर आ जाओ, डी के अंदर आ जाओ। ये मान लो एक कार्बोहाइड्रेट के लिए ले लेते हैं अपन, सही है। उसके बाद फैट के लिए लेंगे तो 0.7 है, मतलब कम होना चाहिए, हाँ गिर रहा है। उसके बाद बोल रहा है 0.9 यानी बढ़ रहा है, तो हाँ बढ़ रहा है, लेकिन बड़ा तो है, पर कितना बड़ा है, एक तक थोड़ी पहुंचा है, यानी यहाँ तक थोड़ी आया, यहीं तक बढ़ा है, 0.9 तक बढ़ा है, ये सही हो सकता है। सी वाला देख लेते हैं। मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट के लिए, फिर मुझे चाहिए फैट के लिए, वो तो नीचे जाना चाहिए, कम होना चाहिए, तो बड़ा हुआ बता रहा है, गलत बात है। फिर मान लीजिए मैं इसके लिए जाता हूँ, तो ये एक किसके लिए है, कार्बोहाइड्रेट के लिए, फिर ये बता रहा है बढ़ना, लेकिन एक्चुअल में तो होता है कम, 0.7 नीचे आना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर भी। देन अगला क्वेश्चन नेक्स्ट 152, 152, वो बोल रहे हैं select the wrong statement in the given statements। कुछ स्टेटमेंट दिए, इनमें से wrong स्टेटमेंट चुनना है। more than 7% energy of glucose is used in making ATP in aerobic respiration। more than 7 नहीं बल्कि less than 7 है, यानी ये बात गलत है। more than नहीं है बल्कि less than है, ये बात गलत है, तो A वाला गलत है। B वाला देख लेते हैं। साइटोक्रोम C इज मोबाइल हाइड्रोजन कैरियर, नहीं साहब, ये अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ईटीएस के अंदर, और साइटोक्रोम सी मोबाइल तो था लेकिन हाइड्रोजन कैरियर नहीं था, बल्कि वो इलेक्ट्रॉन कैरियर था, ये बात भी गलत है। फिर बोल रहा है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड टेक्स प्लेस इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ सही बात है, अगर हमें एरोबिक रेस्पिरेशन कराना रह जाता है तो फिर हम पायरुविक एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ले जाएंगे, और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर लिंक रिएक्शन चलेगी, उसी को ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में बोलते हैं, यानी ये वाली बात तो सही है, और वो कहाँ पर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगा, यानी वाली बात सही नहीं। सी डी में बोल रहा है द लास्ट हाइड्रोजन एक्सेप्टर इज ऑक्सीजन इन ईटीएस। हाँ सही बात है, लास्ट में जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर हाइड्रोजन बनाए वो ऑक्सीजन को ही मिलते हैं, वाली बात तो सही। फिर ई में बोल रहा है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन फॉर्म्स 2 ATP इन 2 राउंड्स ऑफ क्रेब साइकिल। हाँ एक बार एक राउंड में एक बार, दूसरी बार में 2 ATP बनते हैं, नहीं, ये बात भी सही है। क्या पूछना चाह रहा है वो, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, जो रॉन्ग स्टेटमेंट से कितने हैं, एक और एक, दो स्टेटमेंट रॉन्ग है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, रॉन्ग स्टेटमेंट करेक्ट आंसर सी। अनदर वन, क्वेश्चन नंबर 153, कुछ मेज द कॉलम वाले हैं, इनको देख लेते हैं पर एक करके, कॉलम मैच करने की कोशिश करते हैं। क्रेब साइकिल, लाइट रिएक्शन, केल्विन साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस दर है, ग्रेना फ्लो, स्ट्रोमा फ्लो प्लस साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ऐसे चल सकता है। आपके क्रेब साइकिल जो है वो मुझे कहाँ पर मिल जाएगा, ग्रेना, स्ट्रोमा, साइटोप्लाज्म, ये ग्लाइकोलाइसिस मुझे मिल जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक। और केल्विन साइकिल मुझे मिल जाएगा स्ट्रोमा फ्लोरोप्लास्ट के अंदर, और लाइट रिएक्शन ये मुझे मिल जाएगा ग्रेना फ्लोरोप्लास्ट के अंदर, और क्रेब साइकिल ये मुझे मिल जाएगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। ए के अंदर सेकंड, ए के अंदर सेकंड, ए के अंदर सेकंड यहाँ पर है, बी के अंदर थर्ड, बी के अंदर थर्ड है, सी के अंदर फोर्थ, सी में फोर्थ भी, डी के अंदर फर्स्ट, डी के अंदर फर्स्ट भी, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। वैसे भी अगर एक आध भी आप मिला लोगे तो आपका काम चल जाएगा। अनदर वन, क्वेश्चन नंबर 155, 155, वो बोल रहे हैं तो डायग्राम दिए लीफ की, एनसीईआरटी का डायग्राम है। इन द लीफ ए एंड बी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AGR एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट एंड RGR रिलेटिव ग्रोथ रेट, दोनों पत्ती दी है और बी के अंदर, तो ए लीफ के लिए ये टेबल है हमारे पास, बी लीफ के लिए ये टेबल है। AGR मतलब एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, RGR मतलब रिलेटिव ग्रोथ रेट। मैं ए वाली पत्ती की बात कर रहा हूँ, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, यानी एरिया बढ़ा, तो इसका AGR कितना हो जाएगा, 5 से 10 हो गए, 5 से 10 हुआ, तो एब्सोल्यूट कितना है 5, ये 5 वाली बात सही, देन इसके लिए आना चाहिए इसके लिए आना चाहिए 5,
इसका RGR यानी रिलेटिव ग्रोथ रेट वो कितना है, पहले 5 था उसका 10 हो गया, यानी 100% बढ़ गया। सही बात है। बिलीफ पर आ जाए यार, बिलीफ। उसका AGR एब्सोल्यूट 50 था 55 हो गया, यानी 5। सही बात है। 50 था 55 हो गया, 5 बढ़ा तो 5 50 का कितना होगा, 10%। सही बात है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनदर वन, नेक्स्ट क्वेश्चन 156 156। गो थ्रू द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। प्रमोट्स फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, यूज्ड टू प्रिपेयर वीट फ्री लॉन। ये सब ऑक्सीजन के फंक्शन से। प्रमोशन ऑफ promotes the abscission of older mature leaves and fruits। ये सारे के सारे ऑक्सीजन के काम स्ट्रेट फॉरवर्ड। एनसीईआरटी में आपको याद करना पड़ेंगे ये फंक्शंस हैं इनके। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 157 157। द हार्मोन विच प्रोमोट रैपिड इंटरनोड और पिटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट अल्सो, यानी एसिटिलीन की इथाइलिन की बात हो रही है। और क्या क्या कर सकता है इथाइलिन? इनिशिएट जर्मिनेशन ऑफ पीनट सीड इन स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर। ये सही बात है, ये इथाइलिन करेगा। इथाइलिन के काम इनडायरेक्टली इथाइलिन के काम पूछते हैं। सही बात है। ब्रेक सीड एंड बड डॉर्मेंसी, तो सीड और बड डॉर्मेंसी को भी यानी यहाँ पर एंटागोनिज्म शो करेगा एफसीसी एसिड के साथ में। इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, नहीं साहब, ये सीड जर्मिनेशन को अभी तो करा है, सीड जर्मिनेशन कराएगा। सीड जर्मिनेशन को कौन इनहिबिट करेगा? एफसीसी एसिड, ये नहीं करेगा। तो बोथ ए एंड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 158 फिर मैच द कॉलम है, तो समझ लेते हैं इसको एक एक करके देख लेते हैं। देखिए इस तरफ फर्स्ट कॉलम के अंदर उसने सारे के सारे DGR दे दिए, इधर उनसे रिलेटेड काम दिए, जैसे इंक्रीज इन यील्ड ऑफ शुगर केन, ये जिबरेलिक एसिड का काम है। ठीक। प्रोमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, ये साइटोकाइनिन का काम है। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, ये इथाइलिन का काम है। सीड मैच्योरेशन, ये एफसीसी एसिड का मौका देगा एफसीसी एसिड सीड मैच्योरेशन के लिए। और इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग, यानी रूट ऑन, वो ऑक्सीजन का काम है। तो ए के अंदर फिफ्थ है, यानी ए के अंदर 2 जगह फिफ्थ है। सही बात है। डी वाला डिसाइड कर देगा। बी के अंदर आना चाहिए फोर्थ, बी के अंदर आ रहा है फोर्थ, यानी ये करेक्ट है। बाकी भी देख लो। सी के अंदर आना चाहिए थर्ड, यानी सी के अंदर थर्ड आ रहा है। डी के अंदर आना चाहिए सेकंड, डी के अंदर सेकंड आ रहा है, सही बात है। ई के अंदर आना चाहिए फर्स्ट, यानी के अंदर फर्स्ट आ रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 158। अनदर वन 159। 159 में फिर मैच द कॉलम है। कॉलम मैच करते हैं, लेकिन थोड़ा सा टेम्परेचर कम करते हैं रूम का, गर्मी लग रही है थोड़ी। अगेन फिर से देख लेते हैं। तो 159 वाला क्वेश्चन फिर मिला है मुझे मैच द कॉलम। चलिए करते हैं इसको। इस तरफ उन्होंने केमिकल नेचर दी है, उस तरफ उनका हार्मोन्स दिए। जैसे इंडोल, तो IAA इंडोल एसिटिक एसिड, तो नाम भी इंडोल रिंग कंपाउंड, ये तो बात सही है। एडेनिन, टर्पीन्स और केरोटिन, तो आपका जो एफसीसी एसिड है वो केरोटिन के डेरिवेटिव है। आपका जिबरेलिक एसिड टर्पीन्स के डेरिवेटिव है। आपके साइटोकाइनिन वो N6 फॉस्फोराइल अमीनोप्यूरिन, यानी एडेनिन। तो ये रहेगा आपका। ए में मुझे मिलना चाहिए थर्ड, ए में मुझे मिलना चाहिए थर्ड, मिल रहा है। तो बी में फर्स्ट, बी में फर्स्ट मिल रहा है। तो सी में फोर्थ, तो सी में फोर्थ मुझे मिल रहा है। डी में सेकंड, डी में सेकंड मुझे मिल रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 159। इसके बाद एक अगला क्वेश्चन आ रहा है 163, इसे भी देख लेते हैं। वो बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट जीवन फेज। जीवन फेज के लिए क्या करेक्ट है, समझते हैं जरा। सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, हाँ थ्रू आउट इंटरफेस सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता ही। जीवन क्या, जीवन में भी रहेगा, इसमें भी रहेगा। ठीक। कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ सेल, हाँ जी, हम गैप के लिए यूज करते हैं, ग्रोथ के भी यूज करते हैं, ग्रोथ चलती रहेगी। रेप्लिकेटेड से नहीं साहब, ये एस फेज का फीचर भी तो गलत बात है। फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, तो फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अनदर वन, नेक्स्ट क्वेश्चन 164। एक डायग्राम दिया है, एनसीईआरटी का डायग्राम, वो जानना चाह रहे हैं कि क्या है, ए क्या है। तो सिंपल सी बात है कि स्टोमेटा है, इसके नीचे की कैविटी है, ये सब स्टोमेटल कैविटी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। दिख रहा है क्वेश्चन बड़ा है कुछ भी नहीं उसमें। 165 165 की बात हो रही है। वो बोल रहे हैं सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। कुछ स्टेटमेंट दिए उन्हें इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट ये देखना है। देख लेते हैं इनको। पहले वाला बोल रहा है वो ओपनिंग
conjoined collateral or bicollateral vascular bundles found in monocot stem. मोनोकॉट स्टेम की अगर आप बात करोगे तो उसके अंदर ओपन नहीं हो सकते, क्लोज्ड होते हैं, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलती। तो इनकरेक्ट आपको चाहिए था, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। और देख लेते हैं, ऑल द टिश्यूज ऑन द इंडर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस सच एज पेरिसाइकल वेस्कुलर बंडल एंड पिथ इन डाइकॉट रूट कॉन्स्टिट्यूट द स्टील। हाँ, ये स्टील की डेफिनेशन ही है। ऑल टिश्यूज इनसाइड एंडोडर्मिस, वो सारा का सारा स्टील कहलाता है। सेंट्रल सिंडिकल पार्ट है, सही बात। पॉलीआर्क वेस्कुलर बंडल्स फाउंड इन मोनोकॉट रूट। हाँ, मोनोकॉट रूट में पॉलीआर्क होता है, जबकि डायर टेट्रा डाइकॉट में होता है, ये सही बात है। फ्लोएम पेरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोनोकॉट स्टेम। मोनोकॉट स्टेम में फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट होता है, ये बात सही है। हमें रॉन्ग चाहिए था, करेक्ट आंसर हो जाएगा 165 में ए। क्वेश्चन नंबर अनदर यानी 166, वो बोल रहे हैं फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन। ये कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, करेक्ट स्टेटमेंट मुझे छांटना है। करेक्ट स्टेटमेंट ए बोल रहे हैं एपिडर्मल सेल्स आर पेरेन्काइमेटस विद अबंडेंट साइटोप्लाज्म। ऐसा अबंडेंट नहीं होता है, स्मॉल अमाउंट होता है, कि ये बस तो गलत है। ग्राउंड टिश्यू ऑफ लिम्स हैज अ थिक वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट containing cells called mesophyll। नहीं सब थिक वॉल नहीं मिलेगा, थिन वॉल मिलेगा, ये वाली बात नहीं कर। मास फाइबर्स ऑफ प्राइमरी फ्लोएम और स्क्लेरोकाइमेटस, यही बात गड़बड़ होगी। मास फाइबर प्राइमरी फ्लोएम नहीं होता, वो सेकेंडरी फ्लोएम होता है, ये वाली बात नहीं कर। रिजर्व फूड मटेरियल इन जाइलम पेरेन्काइमा वेजिटेरियन। हाँ, जाइलम पेरेन्काइमा के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल फैट भी हो सकता है, टेनिन भी हो सकता है, स्टार्च भी हो सकता है, ये वाली बात सही है। तो करेक्ट आंसर ओनली डी करते करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 166, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 171 171 वाला बड़े दौड़ रहे हैं क्वेश्चन के, 171 भी पहुंच गए अपन। हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट। फिर मैचिंग दे दिया उसने और पूछा है कि हाउ मेनी मतलब कितनी मैचिंग करेक्ट है। तो एक एक करके देखते हैं। देखिए, एक तरफ दिए उन्होंने ऑर्गेनेल्स, ये ऑर्गेनल की बात होगी। एक तरफ उनकी मेम्ब्रेन, उनका नाम, उनके कैरेक्टर, कुछ ना कुछ भी दिया होगा। जैसे ए वाले में दिया वेक्यूल मेम्ब्रेन डबल, नहीं साहब, सिंगल मेम्ब्रेन पॉकेट है, ये तो गलत। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन, हाँ। इनर मोर परमिएबल, नहीं साहब, आउटर मोर परमिएबल, ये बात गलत। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन, हाँ सही बात है। इनर फॉर्म क्रिस्टी, हाँ ये भी बात सही है, यानी ये तो सही, एक तो सही बात। सेंट्रियोल सिंगल हेल्पिंग सेल डिवीजन, हेल्पिंग सेल डिवीजन समझ में आता है, सिंगल नहीं बल्कि दो सेंट्रियोल मिलकर सेंट्रोसोम बनाते हैं, यानी ये बात गलत है। तो हाउ मेनी में से एक करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 172 172, इस पर आ जाओ। वो बोल रहे हैं कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। असर्शन दिख रहे हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। हाँ, ये 4 मेंबर्स हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में, और ये एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, सही बात है। रीजन क्या दे रहे हैं वो, देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड। हाँ, इसीलिए तो सिस्टम बना है, फंक्शन भी कोऑर्डिनेटेड है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हम पहुंच गया क्वेश्चन नंबर 172 के बाद 173। Which of the following is not true regarding cell membrane? सेल मेम्ब्रेन के लिए क्या सत्य नहीं है? Not true पूछा हुआ है, not true। देखते हैं। Depending on the ease of extraction, peripheral and integral two types of proteins are present in cell membrane। सही बात है, 2 टाइप के प्रोटीन होते हैं। Peripheral protein lie on the surface of membrane, ये बात भी सही है। Integral proteins are partially and totally buried in the membrane, ये भी सही बात है। Ratio of protein and lipid remains same in different types of cell, नहीं सर, ये वेरी करता है सेल टू सेल, इसलिए ये बात गलत है। हमें नॉट ट्रू चाहिए था, तो डी नॉट ट्रू करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ऑल आर ट्रू, ठीक, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 173, इसके बाद अपन बढ़ गए 176। ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर डायग्राम है, यही समझा देता हूँ आपको। देखिए क्या हो रहा है। आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ प्लांट टू व्हिच द वेस्कुलर बंडल्स लेबल्ड ए बी एंड सी बिलोंग एंड फाइंड द करेक्ट आंसर। ये ए रहा, ये क्या है, ये जाइलम और फ्लोएम कॉन्जॉइंड है, लेकिन यहाँ पर मेरिस्टेम का टिश्यू यानी सेकेंडरी मेरिस्टेम यानी इंट्राफेसिकुलर केबियम नहीं है, ये बात हो जाएगी। पहली बात तो ये स्टेम की बात है, और स्टेम मुझे मिल जाएगा
मोनोकॉट का स्टेम। देखो बिल्कुल जैसे स्ट्रिप मिल रही है, जो सी वाला है ये ऐसा कि सी स्टेम का है, लेकिन ये डाइकॉट का स्टेम, क्योंकि यहाँ पर मुझे कैम्बियम की स्ट्रिप देखने को मिल रही है। इस वाले के पास आ जाता हूँ, जाइलम एंड फ्लोएम, ये अनर रेडियस पर है यानी रेडाई, तो ये हो जाएगा रूट के लिए। और चूंकि ये पॉलीआर्क कंडीशन नहीं है, तो मेरे रूट कैसा मिलेगा मुझे, डाइकॉट, टेट्रा कंडीशन दिख रही है, डाइकॉट। अब देखते हैं ए के लिए मैंने क्या माना है, मोनोकॉट स्टेम। ए के अंदर डाइकॉट स्टेम नहीं, मोनोकॉट स्टेम हाँ, ये वाली बात हो गई, ये वाली बात भी हो सकती, ये वाली बात नहीं। ए और डी तो हो ही नहीं सकता, बी और सी में चलेंगे। बी के लिए मैंने क्या माना है, बी के लिए मैंने माना है डाइकॉट रूट, ये डाइकॉट स्टेम नहीं है, डाइकॉट रूट नहीं, ये सही बात है। तो फिर ये देखना पड़ेगा सी के लिए डाइकॉट स्टेम, सी के लिए डाइकॉट स्टेम है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 176, इसके बाद में आ रहा है 179। वो बोल रहे हैं which one of the following is the main arena of cellular activities in both the plant and animal cells? Cytoplasm, डायरेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर डी है, मेन दंगल जहाँ पर रिएक्शन चलेगी वो साइटोप्लाज्म है। 179, इसके बाद में आ रहा है 180, 180। वो बोल रहे हैं फिर वही सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग कर रहे हैं, दो कॉलम दिए तो मैच करके देख रहे हैं। इधर दिए हैं पैकेजिंग ऑफ सेल स्टोरेज, पेलेट्स ग्रेन्यूल, प्रोडक्शन ऑफ सेलुलर एनर्जी। इधर दिया है राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, इलेक्ट्रोप्लास्ट एंड गोल्गी एपरेटस। तो पैकेजिंग ऑफ सेल मटेरियल ये गोल्गी एपरेटस का फीचर, और स्टोरेज ऑफ प्रोटीन एज रिजर्व फूड मटेरियल ये एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोन लेयर, एल्यूरोप्लास्ट। पेलेट ग्रेन्यूल राइबोसोम का अनदर नेम है उनके डिस्कवर के हिसाब से। प्रोडक्शन ऑफ सेलुलर एनर्जी ये माइटोकॉन्ड्रिया ही पावर हाउस ऑफ सेल। ए में मुझे मिल रहा है फोर्थ, ए में मुझे फोर्थ यहाँ भी मिल रहा है, और ए में मुझे फोर्थ यहाँ भी मिल रहा है, मतलब ये सी और डी तो हो नहीं सकते। बी वाला भी डिसाइड नहीं कर पाएगा क्योंकि बी में यहाँ भी थर्ड है, यहाँ भी थर्ड है। सी वाला डिसाइड कर पाएगा। सी में फर्स्ट पेलेट्स ग्रेन्यूल राइबोसोम हाँ है, यहाँ पर सी में बोल रहा है सेकंड यानी माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं तो ये वाली बात गलत है। डी में सेकंड होना चाहिए, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 180 करेक्ट आंसर ए। अनदर वन नेक्स्ट 181। फिर उन्होंने डायग्राम दिया है, ये एनसीईआरटी के डायग्राम है, इन पर एक करके बात करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, द गिवन डायग्राम ए इन रिप्रेजेंट व्हिच फेज ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन की फेजेस का डायग्राम है। ए में वो बोल रहा है प्रोफेज, हाँ ए प्रोफेज है। बी में बोल रहे हैं मेटाफेज, नहीं सर मेटाफेज में तो मेटाफेज प्लेट पर जमा होती है या तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में दिख रही है, ये वाली बात गलत है। ए में बोल रहे हैं मेटाफेज, नहीं सर मेटाफेज प्लेट पर जमा होती है, यही से बात गलत है। सी में बोल रहे हैं कि ए प्रोफेज है, हाँ है। बी टीलोफेज है, टीलो मतलब एन हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में आकर, हाँ सही बात है। इसको देख लो, ए एनाफेज कतई नहीं है, बी टीलोफेज है, तो दोनों आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 187। ये 187 एक बढ़िया क्वेश्चन है, इसको अपन करने की कोशिश करते हैं। क्या बोल रहा है वो, इसमें the amount of DNA in a cell can be determined by measuring the fluorescence of dye that bind direct proportion to the amount of DNA. Amount of DNA C वैल्यू की बात की जाएगी। Histogram represents the fluorescence of an eukaryotic germ cell during different stages of cell division, first, second, third, fourth, and fifth. ये रही फर्स्ट सेकंड, ये रही फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, ये रहे फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ फिफ्थ स्टेजेस हैं। ये रही which of the following sequences represent the correct mesh of the stages first to fourth. ये स्टेजेस भी है। अब यहाँ थोड़ा सा आपको ये जो फर्स्ट सेकंड फोर्थ, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है, इसे थोड़ा ठीक कर देते हैं अपन, इनको कर दो आप, ये हो जाएगा 1, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अब बोल रहे हैं कि which of the following sequence represent the correct mesh stage of first to 5। ये स्टेजेस भी हैं और इनके हिसाब से ये कैसे मैच कर रहा है, ये ना अमाउंट ऑफ, ये कौन सी जगह है, ये है 4C, ये भी है 4C, ये कौन सी जगह है, ये है ट्वाइस C, ये भी ट्वाइस C, ये कौन सी जगह है, ये है C। अब इनमें मुझे देखना चाहिए कि किस किस स्टेज में अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम, अमाउंट ऑफ डीएनए कैसा रहता है। जैसे एनाफेज ऑफ म्यूसिस, एनाफेज फर्स्ट ऑफ म्यूसिस, इसके अंदर 4C होता है। एनाफेज सेकंड ऑफ म्यूसिस, इसके अंदर होता है ट्वाइस
साइटोकाइनेसिस ऑफ टेलोफेज सेकंड, यानी लास्ट बात कुछ नहीं होता है सी। प्रोफेज सेकंड ऑफ मियोसिस, यहाँ पर होता है ट्वाइस सी, तभी तो हम आगे बढ़ते हैं। और प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस, इसके अंदर भी शुरू क्या है 4C होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस रिप्रेजेंट द करेक्ट मैच ऑफ स्टेजेस 1 to 4। पहले वाली स्टेज ये रही, इसके अंदर ये स्टेजेस है, ये रही पहले वाली, ये रही एनाफेज ऑफ मियोसिस, यानी ये एनाफेज ऑफ मियोसिस इसकी बात हो रही। वहां 4C है, 4C कहाँ पर है, दो जगह पर, फर्स्ट सेकंड में। तो ये जो, यानी ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। फिफ्थ और फोर्थ, फिफ्थ में C और फोर्थ में ट्वाइस, ये तो हो ही नहीं सकते, खत्म इनकी कहानी। इधर आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। सेकंड वाला यानी एनाफेज सेकंड ऑफ मियोसिस, इसकी बात कर रहा हूँ, एनाफेज सेकंड ऑफ मियोसिस, यानी इसकी बात कर रहा हूँ सेकंड की। वहां पर होना चाहिए ट्वाइस C, ट्वाइस C के लिए फोर्थ की तरफ बढ़ूंगा, फोर्थ ईयर ट्वाइस C, हाँ ये मिल रहा है मुझे, ट्वाइस C सही बात है। यहाँ पर अब इसको क्रॉस चेक करते हैं, यहाँ पर बोल रहा है सेकंड, सेकंड में 4C नहीं, सब 4C नहीं, ट्वाइस C होता है। आगे भी क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। थर्ड स्टेज का है, ये नहीं थर्ड स्टेज, साइटोकाइनेसिस ऑफ टेलोफेज, यानी थर्ड वाला स्टेज ये रही, इसके लिए क्या है C, मतलब यहाँ बोल रहा है फिफ्थ, फिफ्थ वाला ये रहा, उसके बाद C है, यानी ये सही बात है। फोर्थ वाली स्टेज कौन सी, ये रही प्रोफेज सेकंड ऑफ मियोसिस, वो किससे मिला रहा है, थर्ड के साथ, यानी ट्वाइस C। तो प्रोफेज सेकंड ऑफ मियोसिस ट्वाइस C होता है, ट्वाइस C दिया है, यानी ये वाली बात भी सही है। फिफ्थ वाला यानी प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस, ये प्रोफेज जिसके लिए बोल रहा है फर्स्ट, यानी फर्स्ट मतलब 4C, तो ये 4C करके रखा है, करेक्ट आंसर मिल जाएगा ए। ये अमाउंट ऑफ डीएनए को लेकर एक अच्छा क्वेश्चन है। ग्राफ ग्राफ से ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, आपको तो सिर्फ ये पता होना चाहिए कि C वैल्यू अलग अलग स्टेजेस में कैसी होती है, तो फिर आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। 187, इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं 188, 188 की बात कर लेते हैं। वो बोल रहे हैं रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन सनफ्लावर स्टेम द मेसोफिल इज डिफरेंशिएटेड इनटू पेलिसेड एंड स्पॉन्जी। के लिए तो बात यही गलत है कि स्टेम के अंदर कोई मेसोफिल थोड़ी होता है, तो रूट के अंदर है, ये बात ही गलत है। फिर बोल रहे हैं इन सीडेड प्लांट्स, सीडेड प्लांट बोले तो जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर मेन कंडक्टिंग एलिमेंट, लेकिन अपनों को पता है कि जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं होते, ये वाली बात गलत है, सीडेड नहीं रहेगा। थर्ड वाला बोल रहा है स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल्स एंड सब्सिडियरी सेल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन स्टोमेटल apparatus, ऑलवेज वाली बात गलत है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, ये वाली बात ऑलवेज अगर लिखा है तो गलत, गड़बड़। फोर्थ वाला बोल रहा है ट्राइकोम्स में भी सॉफ्ट और स्टिफ, तो ट्राइकोम कहाँ पर मिलते हैं, हमें शूट पर मिलते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं, स्टिफ भी हो सकते हैं, ये सही बात है। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, कितने गलत है, 1 2 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड 1 2 3 गलत है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हाँ 1 2 और 3, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 188, आगे बढ़ रहा है 188 के बाद में 189, 189 189, who proposed that plant change light energy to chemical energy by transferring an electron in an organized array of pigment molecules and other substances। ये काम तो केल्विन साहब का है, ये काम तो केल्विन साहब का है, ये केल्विन साहब का। क्यों है केल्विन साहब का काम, जोसेफ प्रिस्ले का तो बेल जार एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने तो बोला था कि प्लांट हवा में जो कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं या बर्निंग कैंडल ले लेता है उसे रिस्टोर करता है। वन से कोई स्टार्स वाला मेटर है उनका, तो एंजलमैन ने सनलाइट की बात की थी कि कौन से वेवलेंथ ज्यादा इफेक्टिव है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं भी पता हो तो भी आप तीन के काम से पता लगा सकते हो। 190 190 ऑब्जर्वेशन दिया है, इन सीलिया एंड फ्लैजिला पेरिफेरल डबलेट्स आर आल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स। हाँ ये तो सही बात है, ये जो पेरिफेरल डबलेट्स हैं, इवन से पेरिफेरल ट्रिपलेट भी होते हैं सेंट्रोसोम में, वो भी इंटरलिंक्ड होते हैं, यानी ये बात तो सही है, ये सही। बी बोथ सीलिया एंड फ्लैजिला इमर्ज फ्रॉम सेंट्रोमियर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसल बॉडी। सेंट्रोमियर वाली बात गलत है, यहाँ पर आना चाहिए थे क्या सेंट्रोसोम, तो सेंट्रोसोम आता तो ठीक हो जाता, ये नहीं वाली बात गलत है, तो फिर ए ओनली ए इज करेक्ट, करेक्ट आंसर हो जाएगा। Another question number 191, how many of the following are present in mitochondria। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या मिलता है देख लेते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल नहीं साहब, डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल मिलेगा। आरएनए, हाँ आरएनए मिल जाएगा। 70 राइबोसोम, हाँ ये भी मिल जाएगा।
कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, हाँ ये भी मिल जाएगा। डिवीजन बाय फिशन, हाँ फिशन से डिवाइड करते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हाँ ईटीएस भी इसके अंदर मिल जाएगा। 1 2 3 4 5 मिल रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 191 के बाद 192 वो बोल रहे हैं हाउ मेनी कोएंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज अंडरगो कंप्लीट ऑक्सीडेशन। अगर मैं फिर से देखते हैं, हाउ मेनी कोएंजाइम्स, कोएंजाइम मतलब किसकी बात हो रही है, NADH2 बोल दो या NADH+ पॉजिटिव बोल सकते हो आप, और FADH2 की बात हो, इनकी बात हो रही है। तो हाउ मेनी कोएंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज, आपने लिया है सुक्रोज जो कि डाइसैकेराइड है, सुक्रोज पर अपन एक्ट कराएंगे सुक्रेज या इन्वर्टेज, सुक्रेज ले लेंगे या तो या तरकीब करके इन्वर्टेज बोलेंगे, इन्वर्टेज ये ले लेंगे, और ये काय में तोड़ देंगे, इसे तोड़ देंगे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के अंदर तोड़ देंगे। अब तो ग्लूकोज ले चाहे फ्रुक्टोज ले तो ग्लाइकोलाइसिस यहाँ से शुरू कर सकता है। अब हाउ मेनी कोएंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज अंडरगोस कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन करूंगा तो ग्लूकोज से कितने कोएंजाइम, इससे मुझे मिलते हैं 10 NADH प्लस H पॉजिटिव और 2 मिल जाते हैं मुझे FADH2 कंप्लीट से, और जो ग्लूकोज के साथ सत्य है वही फ्रुक्टोज के साथ भी सत्य है। 10 और 2 12 अगर ग्लूकोज से है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि फ्रुक्टोज से भी मिलने वाला है, ए से मिल जाएगा मुझे 24 दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 192 इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 193, वो एक्सरसाइज है एपिकोटाइल हुक इज प्रेजेंट इन बील, हाँ एपिकोटाइल हुक मिलेगा मुझे, बील के अंदर डाइकॉट है, एपिकोटाइल हाँ मिल जाएगा, सही बात है। Apical hook formation is a function of PGR which is discovered by H cousin, हाँ इथाइलिन की बात हो रही, इथाइलिन करता है ये वाला काम, तो ये सही बात है। तो both A and R correct and R is not the correct explanation of A, नहीं साहब, both A and R both A and R correct and R is the correct explanation of A, correct answer हो जाएगा A। 193 का A। Another question 199, क्या बात है समाप्ति की तरफ बढ़ गया। 199 which of the following is characteristically found in dicot stem, क्या डाइकॉट का स्टेम का फीचर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। A large number of scattered, अरे क्या बात कर रहे हो, scattered तो मोनोकॉट का है, हमें डाइकॉट की बात कर। वाटर कंटेनिंग कैविटी, अरे ये जी मोनोकॉट की बात है, मेरी गलत बात है। रिंग अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंटन, हाँ ये पर रिंग अरेंजमेंट मिलेगा, और मोनोकॉट में कैसा बनता है स्कैटर्ड बिखरे हुए। वेस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट, हाँ कॉन्जॉइंट होते हैं। एंड क्लोज नहीं साहब, क्लोज नहीं बल्कि ओपन होते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 199 के बाद लास्ट क्वेश्चन में अपना ही है 200 सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। सारे स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। ट्राइकोम्स एंड बुलिफॉर्म सेल्स यानी वही मोटर सेल्स आर पार्ट ऑफ द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ये तो सही बात, हमें चाहिए यही करेक्ट। Epidermal cells are parenchymatous with a large amount of cytoplasm lining the cell wall and small vacuole, ये उल्टी बात होगी, vacuole मुझे बड़ा चाहिए और साइटोप्लाज्म की लाइनिंग लार्ज नहीं बल्कि स्मॉल अमाउंट की चाहिए, ये गलत बात है, ये वाला गलत है। सी देख लेते हैं। इन ग्रासेस द गार्ड सेल्स आर डंबल शेप, बिल्कुल सही बात है, डंबल शेप होते हैं। क्यूटिकल प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर एंड कवर्स द आउटर साइड ऑफ epidermis, ये वाली बात भी सही है। इनकरेक्ट चाहिए था, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। देन ये 200 के 200 क्वेश्चन हो गए। फाइनली थैंक यू मैं भी बोल देता हूँ, थैंक यू आपका स्क्रीन भी बोल रहा है। ये सारा का सारा एक्सप्लेनेशन हुआ, सारा का सारा डिस्कशन हुआ एक ऐसे टेस्ट का जो बहुत ही डिसाइसिव है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट था ये। हो आप सबने इस टेस्ट को बहुत इंजॉय किया होगा, और मुझे उम्मीद है कि मैं आपको इसके एक्सप्लेनेशन देने में, इसका सॉल्यूशन देने में भी मैंने जस्टिफाई किया होगा। तो आगे इस टेस्ट के रिजल्ट के लिए भी ऑल द बेस्ट, और आपके फाइनल नीट एग्जाम के लिए भी ऑल द बेस्ट। वैसे बीच में एक बहुत शानदार वाली टेस्ट सीरीज भी अपनी स्टार्ट हो गई, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से डेवलप करेगी, बहुत अच्छे तरीके से आपकी तैयारी कंप्लीट करेगी।
ये तो आपने वही वाली बात है कि ये तो भाई झलक है, शायद फिर भी बाकी है। तो आप मानकर चलोगे टेस्ट सीरीज़ आप उसका भी इंतज़ार कीजिए, आपको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।